चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज 12वीं फिजिक्स की सेकेंड यूनिट ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत कंप्लीट हो गई है। प्रश्न बैंक के सारे प्रश्न हल करा दिए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि अभ्यास आप कर रहे होंगे। सेकेंड यूनिट धारा विद्युत, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। 10 नंबर में 2 विकल्पीय प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ 2, और 2 अंक का एक ही प्रश्न आएगा और 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, यानी कुल मिला के 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो ये यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के हिसाब से, और ये सरल भी है। अच्छे ढंग से आप इसको तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं इसमें। तो आइए देखते हैं इस यूनिट को, धारा विद्युत। सबसे पहले प्रश्न बैंक में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसका? अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्य या मिश्र धातु का? तो इसका उत्तर होगा अर्धचालक का, क्योंकि ताप बढ़ाने से अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है जो धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की वजह से चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ती है, इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया अर्धचालक। दूसरा है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। अतिचालक पदार्थ जो होते हैं उनका प्रतिरोध शून्य होता है और चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, यानी सिग्मा बराबर 1/r सूत्र याद होगा। तो r जब 0 होगा तो सिग्मा का मान इन्फिनिटी होगा। तो अतिचालक पदार्थों की चालकता क्या होगी? अनंत। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का, ये भी सही है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध अलग अलग शब्द हैं, इसको ध्यान से समझना है। प्रतिरोध किसी तार के लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। उसमें जो रो आता है, याद होगा, ये R का मान जो होता है रो इंटू L/A, ठीक ना? पढ़ा होगा R L के समानुपाती, A के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो कांस्टेंट आता है रो, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मान पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी लोहे का अलग होगा, तांबे का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, इस तरह से। तो ये 4 विकल्पीय प्रश्न हो गए आपके। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि होती है। ये आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, I बराबर Q/T। तो ये ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा को हम अदिश राशि की तरह उपयोग करते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, विद्युत धारा घनत्व सदिश है कि अदिश है? तो विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि मानी जाती है, और इसकी जो दिशा है, एक्चुअली जब किसी चालक में हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जो होती है वो धारा घनत्व की दिशा मानी जाती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि धारा घनत्व सदिश राशि है, बस इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। 5वां प्रश्न है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत सरल प्रश्न है। तो ये 5 खाली स्थान के प्रश्न हो गए। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विभवमापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है? विभवमापी जब संतुलन की स्थिति में होता है उस समय उसमें कोई धारा नहीं बहती, और जब कोई धारा नहीं बहेगी तो प्रतिरोध अनंत माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। दूसरा है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग या अफवाह वेलोसिटी, अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब हम किसी चालक में विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलने लगते हैं, और ये
परमाणु से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। परमाणुओं के गैप में इनका वेग बढ़ता है, फिर टकराने के बाद फिर शून्य हो जाता है, फिर बढ़ता है। तो एक एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग जो इलेक्ट्रॉनों का होता है उसी को हम अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और तीव्रता जितनी अधिक होगी इसका मान उतना ही अधिक होगा, यानी Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम Vd लिखते हैं। Vd इज प्रोपोर्शनल टू I, आप सीधे लिख दें, यानी अनुगमन वेग का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तीसरा प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, और अक्सर इस तरह के प्रश्न कंपटीशनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जी मेंस और आपके नीट वगैरह में। देखिए, एक तार है निश्चित लंबाई का और उसको खींच करके जब उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाएगी तो निश्चित है कि तार पतला हो जाएगा, है ना। पदार्थ तो उसमें उतना ही रहेगा। अगर हम उसको खींच देंगे, 3 गुना लंबाई कर देंगे तो तार पतला हो जाएगा, और तार पतला होगा तो वो उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद घट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तार का जो आयतन है वही रहेगा, तो इसमें लंबाई तो 3 गुना हो गई, लेकिन अनुप्रस्थ परिच्छेद इसका कम होगा, और अनुप्रस्थ परिच्छेद 1/3 कम हो जाता है। आप इसको ध्यान से समझ लें। जैसे आप जानते हैं तार बेलनाकार होता है। तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h होता है। अब देखिए, जब तार ये L लंबाई का है तब इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, और जब हम इसको खींच करके इसकी लंबाई कर दिए 3L, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3L इसकी लंबाई हो गई तो इसकी त्रिज्या घट जाएगी, मान लेते हैं r'। तो इस स्थिति में आयतन इस तार का उतना ही होगा, जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका भी होगा। तो देखिए, πr² इंटू 3L, ये आयतन होगा कि नहीं इस सूत्र से, πr² इंटू 3L। और इस स्थिति में क्या होगा? πr²L, L गया। अब देखिए, πr' बराबर πr²/3। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद जिसको हम A लिखते हैं वो πr² ही होता है। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना हो गया? πr²/3, 1/3 हो गया। अब ये सूत्र, ये जो अभी हमने लिखा था r बराबर रो, यहाँ पर लंबाई कितनी हो रही है? 3L, अनुप्रस्थ परिच्छेद उसका कितना हो जाएगा? A/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 9 आएगा, हैं? ρL/A। ये पुराना प्रतिरोध है, और अब ये नया प्रतिरोध कितना हो गया? 9 गुना। इसका सही आंसर क्या होगा? 9 गुना। ये आपको समझाना नहीं, हमने समझा के बता दिया ताकि अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि सामान्यतः लंबाई को ध्यान में रखेंगे तो इसका उत्तर 3 गुना होगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 9 गुना, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद भी 1/3 हो जाएगा। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद विभव प्रवणता के SI मात्रक। तो विभव प्रवणता विभव पतन की दर दूरी के साथ, यानी विभवांतर बटे दूरी, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट बटे मीटर लिख देंगे तो ये सही माना जाएगा। तो ये हो गए आपके 4 प्रश्न एक शब्द वाले। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट मंद जलती, फिर थोड़ी देर में तेज़ जलने लगती है। शुरू में मंद जलती,
तो मंद जलने का कारण क्या होता है? देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी, उस स्थिति में सेल से प्रबल धारा ली जाती है। इंजन को चालू करने के लिए उस समय सेल से या बैटरी से अधिकतम धारा ली जाती है, और अधिकतम धारा लेने से आंतरिक परिपथ का जो विभवांतर है वो ज़्यादा प्रबल होता है, जिससे बाह्य विभवांतर घट जाता है। यानी जो भी का मान है वो E माइनस आई स्मॉल r होगा। I धारा है, R आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये आंतरिक विभवांतर है जो ये विद्युत वाहक बल के विपरीत होता है। तो यहाँ पर जब धारा का मान प्रबल होगा तो इसका मान ज़्यादा होगा, तो घटाएंगे तो कम ना आएगा, यानी विभवांतर घट जाएगा। और जब विभवांतर घट जाएगा तो जो बल्ब है हेडलाइट का वो धीमा जलेगा। ठीक है, जब चालू हो जाएगी गाड़ी तब धारा का मान कम हो जाएगा। जब इंजन चालू हो जाएगा ना तो फिर कम धारा ली जाएगी सेल से, तो फिर भी का मान बढ़ जाएगा और फिर हेडलाइट तेज जलने लगेगी। तो इस तरह से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ होता है, क्यों? इसके 3 कारण हैं। विभवमापी वोल्टामीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है, इसका उत्तर आप 3 पॉइंट में देंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि वोल्टामीटर से जब हम विभवांतर नापते हैं उस समय वोल्टामीटर में कुछ न कुछ धारा बहती है। वोल्टामीटर का सिद्धांत जब अच्छी तरह से समझेंगे तब वास्तव में ये समझ में आएगा। चल कुंडली धारा मापी को जब हम वोल्टामीटर में बदलते हैं तो उसमें उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। और वोल्टामीटर को हमेशा विभवांतर नापते समय समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसके संकेतक के विक्षेप के लिए कुछ न कुछ धारा वोल्टामीटर में भेजी जाती है, जिससे मुख्य धारा का मान कम हो जाता है, यानी जो हम विभवांतर नापते हैं वो कम होता है। लेकिन जब हम विभवमापी का प्रयोग करते हैं तो उसमें शून्य विक्षेप की स्थिति लेते हैं, इस वजह से उसमें 100% सही विभवांतर प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, इसको आप थोड़ा शार्ट करके लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, जब वोल्टामीटर से विभवांतर ज्ञात करते हैं तो उस समय आपको संकेतक का पाठ पढ़ना पड़ता है ना, कि कितने वोल्ट विभवांतर है। तो संकेतक पढ़ने में त्रुटि की संभावना होती है, लेकिन शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए विभवमापी ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया। तीसरा है, विभवमापी वोल्टामीटर से ज़्यादा संवेदनशील होता है या ज़्यादा सुग्राही होता है, इसलिए विभवमापी का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा सही होता है। तो ये 3 बिंदु आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक आंकिक प्रश्न है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? देखिए, किसी भी परिपथ में जैसे ये सेल है और ये बाह्य प्रतिरोध है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, इसका विद्युत वाहक बल E है, तो जो धारा का मान होता है इस परिपथ में, ये विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r। अब I मैक्सिमम कब होता है? I मैक्सिमम के लिए ये ज़रूरी है कि बाहरी ये रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध शून्य हो, ठीक है ना, तब ना अधिकतम धारा मिलेगी। यद्यप बाह्य प्रतिरोध को शून्य करना मुश्किल होता है क्योंकि तार में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, लेकिन अगर हम अधिकतम धारा चाहते हैं तो इसका मान शून्य होना चाहिए। तब I मैक्सिमम का मान क्या होगा? I मैक्सिमम बराबर E बटे स्मॉल r। E का मान है 12 और R का मान है 0.4। ये 4/10 होगा, 4/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 4 तिहाई 3 दाहम 30। ये 30 एम्पियर
धारा का मैक्सिमम मान होगा। इसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम बहुत सरल है, आप रटा हुआ होगा, याद हुआ होगा। अगर हम किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें या भौतिक अवस्था को स्थिर रखते हुए उसमें एक निश्चित धारा प्रवाहित करें तो जो उत्पन्न विभवांतर है उसके सिरों का वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक है ना, भी समानुपातें आई या भी बराबर आर आई, यही ओम का नियम है, या आर बराबर भी बटे आई। बस ये 3 लाइन आप लिख देंगे। स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है, अगर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 5वां प्रश्न है, यदि n सेलों को हम समानांतर क्रम में जोड़ें तो परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा और परिणामी आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। जब हम सेलों को इस तरह से समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी सेलों की प्लस जो प्लेट है वो एक बिंदु पर जुड़ी होती है और जो माइनस प्लेट है वो एक बिंदु। ऐसी स्थिति में चाहे हम जितने सेल जोड़ दें, विद्युत वाहक बल का मान एक सेल के बराबर होता है, यानी इसका EMF सिर्फ E होगा। ठीक है, और अगर हम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r सब का मान रहे हैं, विद्युत वाहक बल E सब का है और ये स्मॉल r है, तो ये सभी आंतरिक प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो अगर इसका हम परिणामी निकालें तो 1/r बराबर 1/r धन 1/r धन 1/r, ऐसा ना होता है समानांतर क्रम में। ये n बार, कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, n बार जोड़ेंगे तो n/r आएगा, ये 1/r का मान, ये r का मान क्या हो जाएगा, r/n। तो r/n होगा। अगर आप ये ना भी हल करेंगे, आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का ही प्रश्न है ये। इसके बाद 6वां प्रश्न है इसमें, अगर हम n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध R है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। अगर इसी तरह से n सेलों को हम श्रेणी में जोड़े, श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं, ये एक सेल हो गया, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा सेल, फिर ये चौथा सेल, इस तरह से ये nवां सेल हो गया, ऐसे जोड़ते हैं। आप इसमें देखिए, अगर सबका विद्युत वाहक बल E है, सबका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, तो चूँकि अलग अलग बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं इसलिए इसका जो EMF है वो E हो जाता है। ठीक है, इसका जो परिणामी विद्युत वाहक बल है वो तो इस तरह से अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E ले रहे हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक सेल की जो दूसरी प्लेट है यानी ऋण प्लेट है वो दूसरे सेल के पहली प्लेट से जोड़ते हैं। देख रहे हैं, ये पहले सेल की दूसरी प्लेट यानी ऋण प्लेट दूसरे सेल के पहली प्लेट यानी धन से जोड़ देते हैं। इसी तरह दूसरे के ऋण प्लेट को तीसरे के धन से, तीसरे के ऋण प्लेट को चौथे के धन से, इसी तरह से आप जोड़ते चले जाते हैं। ये आपका अंतिम nवां सेल हो गया। तो इस तरह से n सेलों को हम अलग अलग पॉइंट पे जोड़ते हैं। तो विद्युत वाहक बल वास्तव में विभवांतर की तरह होता है। तो जब अलग अलग बिंदुओं पर हम सेल को जोड़ेंगे और कुल हम विभवांतर या विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इस बिंदु से और इस बिंदु तक का जो कुल विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल, और विभवांतर में थोड़ा सा फर्क है, जब हम आंतरिक प्रतिरोध को भी शामिल कर लेते हैं तो विद्युत वाहक बल हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप ये समझिए कि ये अलग अलग बिंदुओं पर सेल लगे हुए हैं, तो जो सेल का पूरा विद्युत वाहक बल है सम्मिलित वो सबके योग के बराबर हो जाएगा। तो E+E+E n बार करेंगे तो n ही हो जाएगा।
यानी इसका EMF कितना हो जाएगा, ये नहीं। इसी तरह से इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध हैं ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, और श्रेणी क्रम में हम कैसे निकालते हैं परिणामी प्रतिरोध, R बराबर R1 धन R2 धन R3 जितने भी होते हैं इस तरह से जोड़ देते हैं। तो इसमें सब स्मॉल r है, तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो स्मॉल r धन स्मॉल r धन स्मॉल r धन कितनी बार, n बार। तो R को अगर n बार जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। यानी इसका जो परिणामी आंतरिक प्रतिरोध होगा वो NR हो जाएगा। ठीक है, NA इसका विद्युत वाहक बल और NR इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो आज बस इतना ही देखते हैं, कल इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न 3 हो गए हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत सरल प्रश्न हैं, तो इनका अभ्यास कर लीजिए और कल फिर मिलते हैं। कल हम फिर 2 नंबर के शेष प्रश्न और 3 नंबर के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं।